दोस्त और उसकी बीवी के साथ मिलकर उसके सगे भांजे को बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद गला काट के खेतों में फेंक दिया। बुशरा थी, मैं था, गुलाम रसूल था, तैयब था। खवातीन को फिर हमने अरेस्ट किया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 तारीख को हमने उसको फ़ोन करके बुलवाया था। उसके मामू ने ईंट पकड़ी, इसके सर पे मार दी, 3-4 ईंटें और मार दी। रास्ते में पहले नशावर चीज़ उसको पिछलाई है। वो शार आगे कट्टी की थी। तुमने फेरा चाकू? हाँ जी। मैं कहा हुन तसल्ली होगी, तो पैसे तो मैंने लिए थे। उसका गला काटा इन्होंने और फिर उसके सर में फायर मारा। कजन्स हैं, पुप्पी की बेटी हैं। एक सुरैया के खावंद गुलाम रसूल ने प्लानिंग करके कि तैयब नामी लड़के को अपने साथ मिलाया। मर्डर, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर। हमारे पास छोटे केसेस नहीं आते, बहुत बड़े केसेस, अगवा के केसेस, अगवा बराए तावान, शूटर्स का किसी को मारना, पत्ता वसूल करना। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का एक लाइजॉन जो उन्होंने बनाया है, कोर्ट में पुलिस केस तैयार करके भिजवाती है, उसमें जो गलतियां हो जाती हैं या दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस की जो तारीफ है सबूत इकट्ठे करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं CIA कोतवाली लाहौर में और यहां पर एक ऐसा मुलजिम ज़ेरे हिरासत है, पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने अपने ही दोस्त और उसकी बीवी के साथ मिलकर उसके सगे भांजे को बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद गला काट के खेतों में फेंक दिया। जानते हैं मामला क्या बना और ऐसी क्या ज़रूरत इसको पेश आई कि मुआवजा लेके और कुछ रकम तय करने के बाद इन्होंने सोचा कि उसको मार कर खेतों में फेंका जाए। क्या नाम है तुम्हारा? अली अब्बास। अली अब्बास। ये बताओ कितनी उम्र है? 30 साल 30 साल। ये बताओ कि अब तक कितने लोगों को मार चुके हो? पहले ये पहला कत्ल है? हाँ जी। ठीक। क्या रिश्ता था जिसको मारा है उसका दोस्त के साथ? वो उसके मामू के साथ मेरा दोस्त आना था। अच्छा, जो दोस्त था उसका क्या लगता था जिसको मारा है? भांजा था उसका। भांजा था। ये पता कब लगा तुम्हें? दोस्त ने कब बताया कि ये जो है मैंने इसको मारने का प्लान करना है, या उसकी बीवी जो शामिल थी, ये कब उन्होंने तुम्हें कहा? ये मेरे पास आया था तैयब। हम्म। कब आया था? तैयब भी आया था और गुलाम रसूल दोनों ही थे। अच्छा, गुलाम रसूल कौन है? उसका मामू है। मामू है। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि यार ये मेरा भांजा है, हम्म। इसने मेरी भतीजी के साथ जना भी कर लिया है, अच्छा। सुलह से बाहर भी आ गया है, हम्म। तो ये अब मानता ही नहीं है शादी को। उन्होंने कोई इसके ऊपर पर्चा वगैरह करवाया था? हाँ, पर्चा करवाया था। ये सुलह के जेल गया था, हम्म। बाहर निकाल लिया, सारी बरादरी ने मिलके सुलह कर सुलह कर। भी आज शादी करेगा आगे। जब ये बाहर आया तो ये मुकर गया कि मैं अब ये दूसरे मामू की बेटी के साथ, कज़न के साथ शादी करूँगा, इसके साथ नहीं करूँगा। फिर वो तैयब ने क्या कि चलो उन्हें बुलाने हैं, उन्हें बुला के डराने धमकाने हैं, वो मान जाएगा। कब से है दोस्ती तुम्हारी अपने दोस्त के साथ? यही 3-4 साल हो गए हैं, काफ़ी देर हो गई है। ठीक हो गया, फिर क्या हुआ? फिर वो उसके घर गए हैं, उसकी जो सरैया है उसकी बीवी, उसने अपने भांजे भांजे को बुलाया है, तो वो उसने कहा कि मैं घर नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि तू पार्क जा जा। जो पार्क, वो क्योंकि कहाँ रहता था मकतूल? मकतूल उधर ही ग्रीन टाउन में। ग्रीन टाउन में रिहायशी था, वैसे वो पाक पतन का था। वैसे वो पार्क पतन का था। ठीक, यहाँ पे रहता था तो उन्होंने उसको घर बुलाया, सुरैया ने, जो तुम्हारे दोस्त की बीवी है। हाँ जी, इधर बुलाया। उन्होंने कहा कि ये भी शादी कर लो। उन्हें पार्क 'ਚ बैठे गलबात करते रहे। इन्नी देर ਨੂੰ गुलाम रसूल और मैं तैयब बुशरा उत्थे चले गए। बुशरा कौन है? जिसकी बेटी के साथ जना किया था। ठीक है। वो आ गया, उसने कहा कि गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। घर नहीं लेके गए। फिर उसे पार्क में ही बैठे रहे? पार्क में से बिठा लिया गाड़ी में। वो खुद ही बैठ गया भी मेरा मामू है। ठीक। मारने का इरादा था वहां से लेके जाके? मारने का नहीं, कि यही डराना धमकाना। डराना धमकाना। हाँ, डराना धमकाना है। गाड़ी में बिठाया, फिर क्या हुआ? गाड़ी में बिठाया तो वो बोतल पी रहा था। उसमें पता नहीं इसने इन लोगों ने नशे वाली चीज़ें जो भी मलाई हुई ये वो बोतल कौन लेके आया था? इस रैया के बाद पहले ही। अच्छा, पहले से उसमें नशा आवर चीजें मिलाई हुई थी। हाँ, पहले ही उसके पास ऑलरेडी पारे में भी बैठे हुए थे। अच्छा, वो इधर ले आए शरकपुर के एरिए में। इधर वो रास्ते में कह रहे थे कि वो हमारी फाइल। कौन कौन था साथ गाड़ी में? बुशरा थी, मैं था, गुलाम रसूल था, तैयब था। ठीक। लेके इसको शरकपुर में आए। अच्छा। रास्ते में वो पूछ रहे थे कि फाइल के बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे कोल ही पई है। तो उन्हें कहा वो भी तेरी, तो तू हुण मेरी बेटी नाल शादी क्यों नहीं करता? वो कह रहा था कि मैं नहीं करता। पहले उन्हें कहा मैं नहीं करता। फिर वो जो गड्डी जाके उत्थे खिलारी, उन्हें कहा भी मैं अच्छा मैं करना। मैं उन्होंने कहा भी ठीक है, हुण मान गया, शादी करेगा। ये तुमने कहा था? हाँ, मैं कहा मान गया, हुण शादी करेगा, हुण ठीक हो गया। वो ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ रंजिश हुई, यानी कि ਉੱਚੀ बोलन डाया पे। ये कहाँ पे, शरकपुर में हुआ था ये तनाज़ा? हाँ जी। उसके मामू ने ईंट पकड़ी, इसके सर पे मार दी, वो नीचे गिर गया। फिर 3-4 ईंटें और मार दी।
मैं उधर से आया, मैं यार ये क्या किया तुम किधर से आए थे, उधर नहीं थे? नहीं नहीं, मैं पास ही खड़ा था अच्छा, ना। फिर तुमने मना किया? मैं मना किया, मैं ईटा ना मारो जो मन जू गया है, हाँ, फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ। जो उसकी मुमानी थी। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਤੈयब ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤैयब ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਘਬਰਾ तुमने नहीं मारा उसको? तो फिर वो चाकू फड़िया ना, ਉਹਨੇ तुमने नहीं मारा? ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। तुमने फेरा चाकू? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ मरे हुए की गर्दन पे छुरी फेरी? ਹਾਂਜੀ। फिर ईंटें मारने से उसका कत्ल हो गया ना, फिर छुरी फेरी तुमने? अब वो कहते हैं अभी भी तसल्ली नहीं हुई। अच्छा, क्यों तसल्ली उनकी क्यों करनी थी? तुमने पैसे लिए हुए थे? पैसे तो मैंने लिए थे कि कितने पैसे लिए थे बताओ जरा? 2 लाख रुपए था। 2 लाख पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है। तो फिर वो उसे कपड़े में बांधा, बांध के इन्होंने कहा दरिया में फेंक तुमने दो। कहा ये मर तो गया है लेकिन 2 लाख में अपने पूरे कर लूं, है ना? मुझे बस इसीलिए हायर किया था ना उन्होंने, मारने के लिए बुलाया था। मुझे किया था कि डराना धमकाना है मुझे, डराने धमकाने के 2 लाख लिए थे? भी मान जाएगा तो 2 लाख तेरा। अच्छा जी, तुम डराओ धमकाओ तुम्हें 2 लाख देते हैं, ऐसे कहा था? हाँ बस। अच्छा, फिर छुरी क्यों फेरी तुमने? ਉਹ ਛੁਰੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा ना, तुमने खुद छुरी फेरी है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਈਏ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा, फिर मर गया, फिर उसके बाद क्या किया? फिर वो कपड़े में बांधा, तुमने बांधा था? गुलाम रसूल ने, मैंने और तैयब ने बांध के, इन्होंने कहा ये दरिया में फेंकना है, मैंने खेतों में फेंक दिया। ये तुमने कहा था खेतों में फेंकना? हाँ जी। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये अपने घर चले गए, मैं अपने घर। अच्छा, तो दिल में कोई अफसोस था या अफसोस था? मुझे। क्या अफसोस था कि मैंने छुरी फेरी है? कि छुरी तो मैंने फेर ली है, नींद भी नहीं आती थी। मैं कह रहा था कि यार इन्होंने आधा भांजा ही मार दिता। तो फिर घर आ गए, फिर क्या किया? घर आ गए, कभी टैरिस ते बैठ रहा, हाँ कभी थल्ले। गल अफसोस था दिल में? अफसोस था मदई दे घर। क्या हालत उसकी हुई होगी जब छुरी फेरी थी? हाँ शारक काटी है जब, इंसान था ना वो भी, तुम भी इंसान हो। हाँ, तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन जुर्म देखा जाए तो हाँ, तो आप बताओ कि फिर बाद में पकड़े कैसे गए? वो मैं घर में पकड़ा गया था। घर में ही थे, पकड़े गए? हाँ जी। ठीक, अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? अब मैं तो यही कहूँगा कि गलती हो गई है। नहीं, गलती नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ा गलतान बड़ी है। गलती है, लेकिन नहीं, जुर्म किया तुमने, जुर्म है, बताओ क्या होना चाहिए? इसकी उन सजा भी होंगी उन। सजा तो 302 है ना, तुम्हें कत्ल के बदले तो कत्ल ही होता है। जाहिर बात है। हाँ, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। जाहिर बात है। क्या कहना चाहोगे? और भी तुम्हारे जैसे बहुत सफाक मुल्जिमान हैं जो कत्ल करते हैं लोगों के माँ, लोगों के बेटों को जो है वो इसी तरह से कत्ल करते हैं, उनको क्या कहो? मैं तो कहूँगा कि यार इंसान बन जाए ना, किसी से दोस्ती रखन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ बड़ा दूर हो जाए बंदा, अच्छी गल बस। दोस्त की ख्वाहिश पे इसने दोस्त के बीवी के साथ मिलकर उसके सगे भांजे को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और सबसे जुल्म की इंतहा ये है कि उसकी डेथ हो चुकी थी और मरे हुए की गर्दन पे छुरी फेरी, और इसने जो पैसे उनसे लिए हुए थे उन पैसों के एवज जो है इसने अपना काम पूरा किया। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द जो है नज़र रखा करें, और ये किस तरह से इसने जुर्म किया ये भी बता रहा है कि मेरे साथ ये होना चाहिए, जिस तरह मैंने कत्ल किया मेरे साथ इसी तरह होना चाहिए। 302 का जो है इसके ऊपर मामला है। नाज़रीन, लाहौर के इलाके थाना ग्रीन टाउन में एक कत्ल की FIR दर्ज की जाती है और मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से, और उसके तकरीबन कुछ रोज़ बाद ही उस मकतूल की जो है वो लाश एक खेतों से बरामद होती है। और कत्ल का किस तरह मामला पेश आता है और किस तरह जो है वो 3 मुलजिम मिलकर उसको कत्ल करके गला काट के खेतों में फेंक देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के IO आतिफ साहब, और इनसे जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना कोतवाली में, इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह इन्होंने इस केस को सॉल्व किया और किस तरह उन्होंने मुलजिमान को पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइए, ये जो कत्ल का मामला पेश आया ग्रीन टाउन थाना में, जो FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर कुछ रोज़ बाद जो है मकतूल की लाश भी जो है खेतों से बरामद हुई, असल ये में मामला किस तरह पेश आया था? कत्ल की वारदात किस तरह की गई, फिर आप उन तक किस तरह पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 अक्टूबर को एक नौजवान अली रज़ा नाम का जो लोहे का कारोबार करता है ग्रीन टाउन वाली साइड पे,
वो अपने शॉप से 3:30 बजे के करीब निकलता है और वापस नहीं आता, उसका मोबाइल बंद हो जाता है। उसका भाई, उसके लवाकिन जो हैं उसको ढूंढते हैं, तो कोई पता नहीं चलता, तो थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। उस पर तफ्तीश शुरू हो जाती है और नवंबर में ही हमारे पास तफ्तीश आती है, तो हम लोग इस पर वर्किंग शुरू करते हैं। तो उसमें हमें सेफ सिटी से और दूसरी डाटा इसके चेक किए हैं, तो हमें कुछ मामलात इसके कुछ ख़वातीन के जो है मशकूक मालूम हुए। हमने फिर उसकी गिरदोनवा में तलाश की, तो हमें पता चला कि थाना फैक्ट्री एरिया में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक नामालूम लाश, जिसको हमने मुदई के ज़रिए शनाख्त कर लिया, उन्होंने बताया कि ये हमारा भाई है। तो उन ख़वातीन को फिर हमने अरेस्ट किया, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 तारीख को हमने उसको फ़ोन करके बुलवाया था कि खवातीन भी मुलविस थी? जी, ख़वातीन मुलविस थी, उसकी कज़न्स हैं, फूफी की बेटियाँ हैं मकतूल की कज़न्स हैं। जी। तो उनका पहले कुछ मामला चल रहा था उनके रिश्तों के बारे में, और उन्होंने एक मुकदमा भी उसके ख़िलाफ़ दर्ज करवाया हुआ था। तो उन्होंने उनमें से एक सुरैया के खावंद गुलाम रसूल ने प्लानिंग करके कि तैयब नामी लड़के को अपने साथ मिलाया और एक अली अब्बास नामी लड़के को बुला के इन्होंने वहाँ से उसे गन पॉइंट पे गाड़ी में डाला है और लेके शेखपुरा की तरफ चले गए, जहाँ पे एक वीरान डेरा है शरकपुर के पास। वहाँ पे इन्होंने रास्ते में पहले नशावर चीज़ उसको पिछलाई है, जिससे वो कुछ नीम बेहोश हुआ है। उसके बाद वहाँ पे ले जा के लिटा के उसका गला काटा इन्होंने और फिर उसके सर में फायर मारा है। उसके बाद उसका लाश गाड़ी में रखी है कपड़े में लपेट के, और करीबी एक गांव में 2-1 किलोमीटर दूर वहाँ पे खेतों में फेंक दी, जो अगले दिन वहाँ के किसानों ने उस लाश को देख के लोकल पुलिस को इतला दी, जिस पे वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ। क्योंकि कत्ल करने वाले जो है उसमें मतलब जो लोग इन्वॉल्व थे वो उनके अपने ही रिश्तेदार थे, तो जिन्होंने ये कत्ल किया है उनका मकतूल से क्या रिश्ता था? वो ख़वातीन है, वो तो उसकी कज़न्स हैं, और उनका एक खावंद है, उसकी कज़न का खावंद है वो है, और उसके अलावा 2 लड़के हैं, उनमें से तैयब को उन्होंने बाहर ले जाने की लालच दे के उसको साथ मिलाया, और अली अब्बास जो है उसको कुछ पैसे दिए उन्होंने, और इस तरह ही इन्होंने काम किया। तो आप फिर उन तक किस तरह पहुँचे, मतलब उनको आपने किस तरह पकड़ा, और अभी जो ज़ेर हिरासत है मुलज़िमान वो कौन कौन? अभी जो 2 गुलाम रसूल और तैयब हैं वो मफरूर हैं अभी, और जो अली अब्बास है उसको वो पहले भी मुकदमात में मतलूब था, इश्तिहारी था, उसको हमने मैनुअली अपने तरीके से पकड़ा है, जो चूँकि वो मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कर रहा था। फिर हमने उसकी कोई रैकी लगा के कोई इन्फॉर्मेशन ले के उसके मुताबिक फिर उसको गिरफ़्तार किया। तो जो मफरूर हैं या बताया जा रहा है कि वो यहाँ से बाहर चले गए डंकी लगा के, तो उनको आप किस तरह समझते हैं कि पकड़ा जाएगा? जी, उनके लिए भी जो कानूनी हमारा तरीक़ाकार है, हम उसके मुतल्लिक़ा महकमों को लिख रहे हैं, और उनके जो ID कार्ड वगैरह उसका ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है वो पकड़े जाएंगे। थैंक यू सो मच सर ने ब्रीफली जो है इस केस के बारे में बताया। मज़ीद जो है वो जो भी कोई अपडेट होगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं आपके मेज़बान साइमा शहज़ाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CIA कोतवाली में, और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अंजुम तोकीर साहब DSP, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह से चेंज हुआ है, और जो इनके पास केसेस रेफ़र होकर आते हैं वो किस तरह से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि जो CIA में केस आपके पास रेफ़र होके आते हैं वो किस नौइयत के होते हैं, और उनको किस तरह से फिर वो डील किया जाता है? हमारे पास छोटे केसेस नहीं आते, लेन देन के केसेस नहीं होते, फाइनेंशियल जो होते हैं मामलात, किसी ने किसी से पैसे लेने आए या किसी ने किसी के ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, 2 भाइयों की झगड़ा है, किसी की साइकिल चोरी हो गई है, कोई छोटे जो केसेस होते हैं नॉर्मल आम नौइयत के, वो हमारे पास नहीं आते। हमारे पास हीनियस केसेस आते हैं। हीनियस हम उनको कहते हैं जो संगीन नौइयत के केसेस होते हैं, जो बहुत बड़े केसेस, अगवा के केसेस, अगवा बराए तावान, डकैती विद मर्डर, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, शूटर्स का किसी को मारना, भत्ता वसूल करना, इस तरह के जो बड़े केसेस हैं वो ट्रांसफ़र होकर CIA के पास आते हैं। अब ये बताइएगा कि अभी आपने इससे पहले जिक्र किया था कि जो IG पंजाब साहब हैं उन्होंने बहुत सारी मतलब प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत चेंजेस किए हैं, तो क्या तब्दीलियाँ आई हैं? अब जो मामला है वो किस तरह से डील किए जाते हैं? पुलिस और प्रोसिक्यूशन का एक लाइज़ॉन जो उन्होंने बनाया है, उसमें प्रोसिक्यूटर एक सरकारी वकील होता है,
जो कोर्ट में पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पुलिस की तरफ से उसने केस को लड़ना होता है और दूसरी पार्टियों के अपने प्राइवेट वकला होते हैं, वकील होते हैं। हमारा जो नुमाइंदा कोर्ट में होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। अब कोर्ट में पुलिस की जो केस तैयार करके भिजवाती है उसमें जो गलतियां हो जाती हैं, जो कमी कोताही रह जाती है, जो चीज़ें होनी होती नहीं होती, वो सब प्रोसिक्यूटर को पता होता है, क्योंकि रोज़ उसने कोर्ट में खड़े होके सारे केसेस को डील करना होता है। हमारे यहाँ जो सिलसिला ने शुरू कर रहे हैं किया, शुरू से काफ़ी देर से है, लेकिन उस पर बहुत अब जोर दिया जा रहा है मौजूदा आईजी साहब की तरफ से। पुलिस और प्रोसिक्यूटर का एक लाइजॉन बनाया गया है कि एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो आईओ जो है, जो अपना केस है जिसको कल को उसने कोर्ट में पेश करना है, जिस कोर्ट में उसने पेश करना है, उस कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो उनसे रब्ता करता है। जो वो सबूत इकट्ठे करता है, पुलिस का काम या इन्वेस्टिगेशन की जो तारीफ है वो ये है कि सबूत इकट्ठे करना, है ना। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन ये है कि किसी केस के बारे में सबूत और गवाहान को इकट्ठा करना, एक चेन बनाना, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ उनको एक किताब की शक्ल में, एक फ़ाइल की शक्ल में इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद कोर्ट में पेश करना। उसके बाद कोर्ट का काम है कि मुल्ज़मान को सुने, मुद्दई को सुने, गवाहान को सुने, जो पुलिस ने सबूत दिए हैं वो देखे, जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स कंसर्न उसके साथ सारे लगाए हैं, जिनकी बाज़ औक़ात तादाद सैकड़ों में होती है। मसलन फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट जो ओपिनियंस होते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह जब लगा के आप कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट उनको देखती है, देख के सबको सुन के इनकी रोशनी में वो मुल्ज़िम को सज़ा देती। तो असल इसमें जो काम है वो ये है कि प्रोसिक्यूटर और पुलिस जब मिल के केस तैयार करते हैं तो वो एक मुकम्मल और जामिया केस होता है और उसमें गलतियां कम से कम हो जाती हैं और मुल्ज़िम को अपने किए की प्रॉपर सज़ा मिलती है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहेंगे। मज़ीद कोई भी कानून के हवाले से कोई नई चीज़ सामने आती है तो इंशाल्लाह फिर इनके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।